चलो एएसबी पढ़ाते हैं। एएसबी के पहले अपन को थोड़ा सा अपन ब्रीफ कर लेते हैं। स्नैक बाइट की ये पुरानी क्लास स्नैक बाइट की कब ली थी? एक हफ्ते एनिमल बाइट में लिया था। अच्छा, एनिमल बाइट में लिया था। तो स्नैक बाइट का थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहा है। स्नैक बाइट की अपने इकोनॉमी इंडिया में टोटल 216 उसकी स्पीसीज हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 50 to 51 जो स्पीसीज हैं वो है टॉक्सिक, बाकी सब नॉन टॉक्सिक स्नैक बाइट होते हैं। टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक स्नैक बाइट को डिफरेंशिएट कैसे करते थे अपन? जो टॉक्सिक होता है उसमें क्या होता है, 2 बाइट मार्क होते हैं, स्केल्स जो है फैंग्स है वो लंबे लंबे होते हैं, कलर जो होता है कलरफुल होते हैं। ये 3 साइन होते हैं टॉक्सिक स्नैक बाइट के। जो नॉन टॉक्सिक होते हैं उनमें मल्टीपल स्नैक बाइट होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और यूजली ब्लैक कलर के होते हैं। जो कॉमन स्नैक बाइट के नाम है वो कौन से होते हैं? किंग कोबरा, रसेल वाइपर, सी स्नैक, क्रैट, कॉमन क्रैट। अब जो स्नैक बाइट है, स्नैक बाइट जो न्यूरोटॉक्सिटी कराते हैं, जो टॉक्सिटी कराते हैं, एक स्नैक बाइट के पास एक ही टाइप का टॉक्सिन होता है तो वो एक ही टाइप की टॉक्सिटी कराता है। टॉक्सिटी 3-4 टाइप से करा सकते हैं। एक होता है वेस्कुलोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है मायोटॉक्सिक। जो वेस्कुलोटॉक्सिक है, ये वेस्कुलर मतलब कि वो वेस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी कराता है। जो साइट ऑफ साइट है, जहां पे कहीं काटा है ना वहां पे वो ब्लीडिंग पैदा कर देगा। उसमें जो है ना बीटी, सीटी, पीटी, आयरा ये सब वेरिएंट कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। कहीं से भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, जहां पे काटा है वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हो सकती है आंख से, दांत से, या फिर बॉडी में कोई भी पार्ट से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये वेस्कुलोटॉक्सिक है, मतलब कि ये है जो इसका पॉइजन है। पॉइजन एक तरीके से हेपेरिन का काम करता है। हेपेरिन जैसे अपने बॉडी में कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जा रहा है ना, उस टाइप का काम करेगा ये। तो पूरे बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। न्यूरोपैरालाइटिक जो होता है स्नैक बाइट, न्यूरोपैरालाइटिक स्नैक बाइट ये है कि ये नर्व में है, नर्व के थ्रू जाता है और नसों की पैरालिसिस करता है। इसका पैरालिसिस का जो वो है शेड्यूल है उसका चालू होता है, पहले टोसिस कराता है। टोसिस पता है क्या होता है? ड्रोपिंग ऑफ अपर आईलिड। टोसिस के बाद कराएगा वो डिप्लोपिया। डिप्लोपिया के बाद कराएगा क्या? डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया क्या होता है? डिसआर्थरिया डिसआर्टिकुलेशन वही होता है। फिर डिस्फोनिया, फिर डिस्फेजिया, फिर डिस्निया। ये इसका जो है एक शेड्यूल है। सबसे पहले उसको आंखों में देखना, आंखें भारी भारी होने लगेंगी, आंखें ड्रूपी होने लगेगी। फिर वो बोलेगा कि डबल डबल दिख रहा है। डबल डबल दिखने के बाद उसमें डिसआर्थरिया डिस्फोनिया होगा, मतलब या तो वो बोल भी नहीं पाएगा अच्छे से और आवाज भी नहीं आएगी अच्छे से। उसके बाद उसको डिस्फेजिया हो जाएगा, खाना थूक गड़कने में दिक्कत होने लगेगी। सबसे लास्ट में डिस्निया होगा, सबसे लास्ट में उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आएगी। तो यहां से यहां तक मैंने कहा था, यहां से यहां तक जाने के टाइम में लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डायग्नोस भी करना है, डायग्नोस करने के साथ साथ इसको ट्रीट भी करते आना है। मायोटॉक्सिक जो है, मायोटॉक्सिक मसल इंजरी, मसल स्वेलिंग कर देगा। जहां पे काटा है उसके आजू बाजू की मसल है वो स्वेलिंग होने लगी। स्वेलिंग के कारण मसल्स डैमेज होगी। मसल डैमेज होने के कारण क्या होगा, वहां से मायोग्लोबिन निकलेगा। मायोग्लोबिन जाके किडनी में डैमेज करेगा और वो किडनी में डैमेज करके एक्यूट किडनी इंजरी करा देगा। या फिर जो मसल स्वेलिंग है, मसल स्वेलिंग करते करते वो मसल नेक्रोसिस करके कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम कर देगा। कई बार हाथ भी काटना पड़ सकता है उससे। ये तो अपन पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अपन को आज पढ़ना है एएसबी। एएसबी का फुल फॉर्म क्या है? एंटी स्नैक वेनम। एंटी स्नैक वेनम जो इंडिया में अवेलेबल होता है वो पॉलीवेलेंट होता है। पॉलीवेलेंट मतलब बहुत सारे उसमें वो होते हैं, बहुत सारे जो एंटीबॉडीज होती है टॉक्सिन्स के लिए। मल्टीपल टॉक्सिन्स के लिए एंटीबॉडी होती हैं, अलग अलग टाइप के हैं। सिर्फ एक सी स्नैक होता है, सी स्नैक के लिए एंटीडोट नहीं है अपने इंडिया में।
जो अपने पास जो ASV है वो पॉलीवैलेंट के लिए सिर्फ सी स्नैक में अवेलेबल नहीं है। तो सी अगर स्नैक किसी को काटा है, उससे कहा अगर उसको कुछ ब्लीडिंग हो रही है, शॉक हो रहा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच है। उसको अपन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, FFP चढ़ाओगे अगर आपको ओवुलेशन प्रोफाइल डिरेंज हो रहा है। इसका एंटीडोट नहीं है अपने पास। बाकी पॉलीवैलेंट, बाकी कोई सा भी सांप काटे तो उसका एंटीडोट है, पॉलीवैलेंट स्नेक बाइट में है। ये कि सांप अलग, सांप जो काटेगा सांप के पास एक ही टाइप का है, एक सांप जो है एक बार में एक ही टॉक्सिटी कराता है। अगर वो न्यूरोपैरालिटिक है तो वो सिर्फ न्यूरोपैरालिटिक कराएगा, उसमें कोई कोagulation एब्नॉर्मलिटी नहीं आएगी। अगर वो वेस्कुलोटॉक्सिक है तो सिर्फ वेस्कुलोटॉक्सिक ही रहेगा, और मायोटॉक्सिक है तो मायोटॉक्सिक ही रहेगा। लेकिन ये है, ये सब में इफेक्टिव आएगी। तो पॉलीवैलेंट स्नेक बाइट है। ये स्नेक जो ये ASV होता है, एक वाइल में आता है। ये वाइल को देने के पहले क्या होता है, पहले 10 ml में डिसॉल्व करना पड़ता है। 10 ml में डिसॉल्व करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक 1 यूनिट NS में डाल देते हैं। 1 यूनिट NS में डालने के बाद उसको इनिशियली स्लो इन्फ्यूजन देते हैं, बहुत स्लो इन्फ्यूजन देते हैं इनिशियली, क्योंकि ASV बहुत ज्यादा रिएक्शन है। अब पेशेंट क्योंकि सीवियर इमरजेंसी में आया है तो अपने पास ASV टेस्ट करने का टाइम तो नहीं है, तो इसका ASV टेस्ट जो टेस्ट डोज है वो इंडिकेटेड नहीं होता है। अपन डायरेक्टली उसको इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनिशियली इन्फ्यूजन उसको स्लो करते हैं। इनिशियली उसको 10 मिनट में बहुत स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। अगर देखते हैं 10 मिनट तक आपको उसके पास ही खड़े रहना है, 10 मिनट तक देखना है तो उसको ASV का कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 10 मिनट तक उसको रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको फास्ट दे सकते हो, लेकिन इनिशियल 10 मिनट हमेशा स्लो ही देनी है। अब अगर ASV से रिएक्शन हो जाता है तो क्या करते हैं, ASV से अगर रिएक्शन हो जाता है तो उसका एक ही है, इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन लगा दो। उसको इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन लगा दो या फिर सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन लगा दो। इसके अलावा साथ में आप एविल दे सकते हो। डेक्सा या हाइड्रोकॉर्टिसोन का रोल को है प्रूवन नहीं है, तो सिर्फ एड्रेनलिन और एविल का रोल प्रूवन है, आप इनको ये दे ही सकते हो। साथ में आप स्टेरॉइड दे ही देते हैं ज्यादातर कि थोड़ा रिएक्शन ना हो, हाइपोटेंशन ना हो, लेकिन ये तो देना ही देना है किसी को भी। ये अपन थोड़ा सा डरते हैं देने में, लेकिन IM एड्रेनलिन या सब कुछ एड्रेनलिन देने में कोई वो नहीं है, सब सेफ है, कुछ नहीं होगा पेशेंट को, है ना। लेकिन रिएक्शन से जरूर बहुत कुछ हो जा सकता है, तो रिएक्शन से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, इतना सीवियर रिएक्शन होती है। तो जैसे ही आपको लगता है, जैसे उसकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, या तो आप ASV बंद कर दो, और अगर बहुत माइनर रिएक्शन है तो अपन ASV बंद करके ऐसे एविल लगा देते हैं। थोड़ी सी भी अपन को लग रहा है कि रैशेस आ गया है बॉडी में, तो सीधे आप IM एड्रेनलिन लगा दो। पूरा जितना है जो 1 ml का इन्फ्यूजन आता है ना, तो डायल्यूटेड ही रहता है। अब रूट क्या है इसका, IV रूट से देते हैं। इसको कभी भी IM नहीं देते, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है। इसको IM या फिर लोकल साइड पे नहीं दिया जाता। ये दोनों कंट्राइंडिकेशन, लोकल जहां पे काटा है वहां पे भी नहीं इंजेक्ट करना है, IM भी नहीं देना, सिर्फ एक ही रूट है इसका, IV। अब डोज देना कितना है ASV का, ASV का डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो टॉक्सिटी है वो किस टाइप की है। अगर न्यूरोपैरालाइटिक है, न्यूरोटॉक्सिटी मिल रही है, या फिर उसको मायोटॉक्सिटी या फिर वेस्कुलोटॉक्सिटी है। सर कभी ऐसा नहीं होता किसी बाइट में कि इनमें से तीनों या कोई 2 सिर्फ मिले, न्यूरो भी मिले, मायो भी मिले? नहीं ना, एक दो सांप अलग अलग काट दे एक साथ तो हो सकता है। तो एक सांप से 2 हाइब्रिड सांप तो आते नहीं है अपने पास। सांप तो या तो किंग, सब एक स्नैक में एक ही टाइप का वेनम होता है, अलग अलग सिम्टम एक ही टाइप के होंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे आपके किसी ने काटा है ना, अगर उसको स्वेलिंग आ रही है साइड पे तो उसको न्यूरोटॉक्सिटी नहीं होगी, न्यूरोटॉक्सिटी हो रही तो स्वेलिंग नहीं आएगी। किसी भी न्यूरोटॉक्सिक सांप पे स्वेलिंग नहीं देखी होगी, या फिर स्वेलिंग जिसको आ रही है उसको न्यूरोटॉक्सिटी वाले साइन नहीं देखे होंगे, या फिर किसी को वेस्कुलोटॉक्सिक आ रही है तो वेस्कुलोटॉक्सिक वाले ही साइन दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। ज्यादातर ये वेस्कुलोटॉक्सिक वाले इंडिया में हमने देखे नहीं है, बहुत कम देखे हैं। मतलब इवन हमने अभी तक जो है 1 से 2 पेशेंट ही देखे हैं जिसमें वेस्कुलोटॉक्सिक है, बाकी सब में यही दिखे हैं। न्यूरो होता है, फिर ये जो मायो भी बहुत, ये तो मायोटॉक्सिक भी बहुत है। मायोटॉक्सिक तो बहुत कॉमनली आते हैं, जो आते हैं वो कहते हैं ना डियर काट दिया, डियर वाले हैं वो तो टोटली मायोटॉक्सिक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है। वेस्कुलोटॉक्सिक नहीं देखे, तो अपन जो टेस्ट कराते हैं मोस्ट कॉमनली अपन को इतना टेरर बनाते हैं कि 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करा दो, वो इसके लिए होता है। और ये पेशेंट देखे ही नहीं अपन ने ज्यादा, तो बहुत ज्यादा है नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग का।
हो सकता है कि इंडिया में ना अवेलेबल हो, या फिर अपने जो अपना जोन अपन है वहां पे नहीं है अवेलेबल। तो न्यूरोपैरालिटिक जो स्नेक बाइट है, न्यूरोटॉक्सिटी या न्यूरोटॉक्सिक का डोज ये है कि जैसे ही पेशेंट अराइवल हुआ है, अपन उसको देखेंगे कि साइन ऑफ न्यूरोटॉक्सिटी है कि नहीं। साइन ऑफ न्यूरोटॉक्सिटी मतलब टोसिस, डिप्लोपिया, डिस्फेनिया, सब डीडी है, डिस्फोनिया, डिसआर्थ्रिया, डिस्फेजिया, ये सब मिल रहे हैं। तो आप उसको स्टार्ट कर दो 10 वाइल में, 10 वाइल 1 यूनिट NS में ओवर 30 मिनट उसको दे दो। अब देखो 1 आवर तक वेट करना है। 1 आवर तक आपको इंप्रूवमेंट समझ में अच्छा आ रहा है या फिर पूरा इंप्रूवमेंट नहीं मिला है तो आपको 10 वाइल और इंजेक्ट कर दो, 10 वाइल और दे दो। मैक्सिमम इसका डोज होता है 20 वाइल। बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें कि आप और 20 वाइल से ज्यादा देते हो, लेकिन न्यूरोपैरालिटिक स्नेक बाइट का डोज यही है 20 वाइल का। 10 वाइल दे दो, पूरा 100% आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिला है तो 10 वाइल और दे दो। ओवर 3 आवर नहीं 1 आवर 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर चले जाता है उसका इन्फ्यूजन। अब आता है मायोटॉक्सिक। मायोटॉक्सिक मतलब कि वो मसल डैमेज कर रहा है। मसल डैमेज कर रहा है तो आपको ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास आ कब रहा है, प्रेजेंटिंग टाइम क्या है, प्रेजेंट कब कर रहा है, कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी कितनी है और किडनी इंजरी में कितना आ गया है उसका। अगर वो प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर के बाद बहुत ज्यादा कोई रोल होता नहीं है इसमें मायोटॉक्सिक में, इसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 24 आवर से अगर लेस है तो आप उसको टाइम 10 वाइल इंजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखोगे आप ये मायोटॉक्सिक में आपको मसल इंजरी देखनी पड़ती कि जहां पे काटा है उसके आगे का जॉइंट है ना, इस जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग आ गई है कि नहीं। ज्यादातर इसकी स्वेलिंग को डिफरेंशिएट करते हैं अपन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। लेस देन 15, 15 to 30, मोर देन 30 सेंटीमीटर, मतलब जहां पे काटा है यहां से 15 सेंटीमीटर से ऊपर स्वेलिंग आ गई है कि नहीं। लेस देन 15 है, 15 to 30, मोर देन 30, तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इसमें कैटेगराइजेशन हो जाता है। लेकिन एएसबी में अपन ये कैटेगराइजेशन ना देख के अपन सिर्फ ये देखते हैं कि उसको जॉइंट से ऊपर आ रही है कि नहीं स्वेलिंग, जॉइंट से ऊपर आ रही है कि नहीं स्वेलिंग, पहला काम। दूसरा, स्वेलिंग ग्रेजुअली बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर जॉइंट से ऊपर आ गई स्वेलिंग तो आपको एएसबी देना ही देना है। मिनिमम 10 एएसबी आप स्टार्ट कर दोगे जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग चली गई है तो। और अगर मॉडरेट टू सीवियर दिख रहा है आपको, इनिशियली 6 घंटे हुए हैं और 6 घंटे के अंदर अगर मोर देन 30 सेंटीमीटर के ऊपर स्वेलिंग आ गई है तो आप उसको डायरेक्टली 10 वाइल दो। उसके बाद 1 घंटे बाद देखो, 1 घंटे बाद भी स्वेलिंग बढ़ रही है तो 10 वाइल और दे दो उसको। 10 वाइल 100 ml NS में डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो कभी दे नहीं है, इन्फ्यूजन ही देना है इसको। अगर आपको मोर देन 24 आवर के बाद आ रहा है, TFT डिरेंज है, कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी अगर मिल रही है अभी भी तो आप उसको 10 वाइल दे सकते हो। अगर कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी नहीं मिल रही, सिर्फ TFT डिरेंज है, पेशेंट सेप्सिस में पहुंच गया है तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस करना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया उस टाइप का ट्रीटमेंट करना, उसमें फिर एएसबी का रोल नहीं है। तो ये कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है तो एएसबी लगाओ, 24 घंटे के बाद आ रहा है तो बहुत ज्यादा रोल इन दोनों में तो नहीं है। वेस्कुलोटॉक्सिक में रहता है। वेस्कुलोटॉक्सिक में पेशेंट अगर उसका आप 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कराओगे, जब तक ये डिरेंज आ रहा है तब तक आप उसको दे सकते हो एएसबी। मैक्सिमम फिर भी अपन 30 एएसबी देते हैं, 30 एएसबी से ज्यादा नहीं देते। इसका डोज ये रहता है कि पहले 10 वाइल दो, आप 10 वाइल दो 100 ml 1 यूनिट NS में। उसके बाद 6 घंटे बाद, हर 6 घंटे बाद आप 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कराओ। इनिशियली तो नहीं करते, इनिशियली तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, हर 1 घंटे में करना पड़ता है 3 घंटे तक, फिर हर 4-4 घंटे में कराते हैं 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। तो हर 6 घंटे बाद अगर नहीं हो रहा तो 5 वाइल और देते जाओ, फिर 5-5 वाइल आप बढ़ाते जाओ। हर 6 घंटे बाद आप देखो कि 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। नॉर्मल आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप देते जाओ 5-5। मैक्सिमम 30 इसमें मैक्सिमम 30 मानते हैं, 30 है ठीक है वो भी। लेकिन रेयर कंडीशन में ज्यादातर में 20 देते हैं। इसमें इन दोनों में आपको 24 घंटे के अंदर आ रहा है तो देना है, इसमें आप 24 घंटे के बाद भी दे सकते हो, लेकिन ये मिलता ही कम है अपने को। तो जैसे नॉन पॉइजनस रहा, नॉन पॉइजनस में कुछ करना ही नहीं है। और जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, एएसबी किसी ने अगर लगा लिया, एएसबी लगाओगे तो तीनों का डोज ही, तीनों का अलग अलग इंडिकेशन है ना। आपको कोई भी उसका कोई नुकसान है विशेष? नुकसान अगर रिएक्शन नहीं होती तो कोई नुकसान नहीं है, रिएक्शन हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और लेकिन एएसबी कॉस्टली होता है, मिलता कम है, अननेसेसरी अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि कोई एडवांटेज है ही नहीं। रिएक्शन हो गई तो उससे कहाँ डेथ भी हो सकती है। अगर आपने बिना इंडिकेशन के लगा दिया और डेथ हो गई तो फिर कुछ क्या करोगे।
नेग्लिजेंस हो जाएगा। तो तीनों के ना, तीनों टाइप के, तीनों के इंडिकेशन साफ साफ हैं। अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो न्यूरोटॉक्सिक तो दिख ही जाएगा, आंखों में प्टोसिस मिल जाएगी, डिप्लोपिया मिल जाएगा, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया। मायोटॉक्सिक है तो मसल स्वेलिंग दिख ही रही है आपको, मसल स्वेलिंग 15 सेंटीमीटर से ऊपर आ गई है या फिर जॉइंट को क्रॉस कर लिया है तो देना है। वेस्कुलोटॉक्सिक में 28 होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट आ रहा है। सर मसल स्वेलिंग जो है तो नॉर्मल किसी इंसेक्ट बाइट में भी मिल जाता है, थोड़ी स्वेलिंग 15 सेंटीमीटर से ऊपर थोड़ी मिलेगी, और वो भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। हिस्ट्री भी देगा स्नैक बाइट की वो। और ये जो है ना, कई बार तो ये स्कॉर्पियन बाइट, ये सब जो पॉलीवेलेंट स्नैक बाइट है वो उनमें भी काम कर जाता है। स्कॉर्पियन कई में काम कर जाता है वो, तो पॉलीवेलेंट स्नैक बाइट है। स्पाइडर, नेवला, इवला, जिनके काटने से भी इनमें भी काम कर जाता है। एएसवी में देखो इंडिकेशन बिल्कुल साफ हो गए हैं। इंडिकेशन में कोई बहुत ज्यादा है कि किसको एएसवी लगाना है, किसको नहीं लगाना, बिल्कुल साफ साफ है। जो अगर आपको अननेसेसरी साइन मिल रहे हैं, कोई वॉमिटिंग, घबराहट, बेचैनी, इन सब चीजों में नहीं लगाना है। अगर तीन टाइप के स्नैक बाइट है, तीनों टाइप का जो इंडिकेशन है डेफिनेटिव दिख ही रहे हैं। अगर ये मिल रहे हैं आपको तो आपको एएसवी लगाना, नहीं तो अननेसेसरी पैनिक नहीं करना है। आपको अगर पहली बार स्नैक बाइट काटा है, पैर में स्वेलिंग आ रही है, तो उसके सिर्फ दो ही चीजें करनी पड़ती है। हमने 2 डूज बताए थे कि 2 डूज हैं, बाकी सब डोंट है। डूज में क्या है, पहला है इमोबिलाइज द लिम्स को बिल्कुल, या तो आप बिल्कुल इमोबिलाइज कर दो, बिल्कुल सीधा रहने दो। दूसरा है उसमें एक क्रैप बैंडेज बांध दो, वीनस सप्लाई रोक दे बस। क्रैप बैंडेज जो बांधो तो सिर्फ वीनस सप्लाई लिखे, बस इतना ही 2 चीजें करनी है। बाकी ना तो उसमें बर्फ लगाना है, ना उसको धोना है, ना उसमें घिसना है, ना आग लगाना है, ना काटना है, ना चाकू वाकू लगाना है। सर ये स्नेक बाइट के पेशेंट है, डायलिसिस तक भी चले जाते हैं, वो कब ले जाएंगे? स्नैक बाइट का पेशेंट डायलिसिस में कब जाएगा? आपको मायोटॉक्सिक है या फिर वेस्कुलोटॉक्सिक है, वो आपको मसल इंजरी कर रहा है, तो मसल इंजरी से मायोग्लोबिन निकल रहा है। मायोग्लोबिन कहाँ चले आएगा? किडनी में जाके डैमेज कर देगा वहां पे। पेशेंट देखे हैं डायलिसिस कई दिन फिर चले जाते हैं, वो एक्टिव तो डायलिसिस में जाएगा ही वो तो पेशेंट। जितने भी आपको जो मायोटॉक्सिक वाले होते हैं उनमें अपन यही करते हैं, उनमें प्रोग्नोसिस का यही है। आपको जो भी पैर में स्वेलिंग आ रही है ना, पैर में स्वेलिंग आती है जिनको भी, उन लोग के सिर्फ 2 ही टेस्ट कराते हैं हम, एक सीरम यूरिया क्रिएटिनिन और एक सीपी के टोटल। फिर ये 2 टेस्ट करा लो। अगर सीपी के टोटल मोर देन 1000 आ रहा है और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगे हैं तो उसको हायर सेंटर दे देते हैं। हालांकि ट्रीट करते हैं, स्नैक बाइट कोई बहुत ज्यादा डरने की बात रहती नहीं है। स्नैक बाइट का पेशेंट आपके पास आया है तो आपके पास अगर अर्ली स्टेज में आ गया तो 100% नहीं। स्नैक बाइट में आपको जो वेस्कुलोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक है, ये पेशेंट आपके पास अगर जिंदा आया है तो जिंदा बच ही जाता है। मायोटॉक्सिक का नहीं बोल सकते। मायोटॉक्सिक क्या होता है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी करके वो एकदम से सडन डेथ करा देता है, वो उसका नहीं कह सकते। लेकिन ये पेशेंट तो बच ही जाते हैं अगर आपके पास आए हैं। उसको केयरफुल मॉनिटरिंग करते रहो तो बच ही जाएंगे। कुछ भी मत दो आप उसको, ना तो एएसवी दो, ना कुछ ट्रीटमेंट दे दो, सिर्फ एक वेंटिलेटर दे दो उसको, क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी। 1-2 दिन में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ठीक हो जाएगी, बस आपको 2 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे चलाना है।